गुड आफ्टरनून टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी जो दूसरी क्लास है इट इज़ ऑल अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हम फिलहाल पढ़ रहे हैं एक्विजिशन ऑफ मैसूर। इससे पहले हमने एक्विजिशन ऑफ बंगाल क्लियर कर लिया है। नाउ अब हम देखते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था और उससे आगे चीज़ें कैसे बढ़ेंगी। तो मैसूर के एक्विजिशन में हमने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं उस चीज़ का। इसके अलावा जो पीछे की जानकारी है या जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो आप हमारी पुरानी क्लासेस में देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है अंडर दिस प्लेलिस्ट। तो प्लीज़ डू चेक आउट दोज क्लासेस ऑल्सो टू गेट द मोर क्लियर नॉलेज अबाउट व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। तो एक्विजिशन ऑफ मैसूर में हमने अगर हम तेजी से देखें तो विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन के बाद वाडियार डायनेस्टी के इमर्ज होने की बात को देखा था। एंड आफ्टर दैट वाडियार डायनेस्टी में दो जो मंत्री थे उनके प्रभाव में रहने वाले राजा के बारे में पढ़ा था, और इन्हीं दो मंत्रियों के अंडर काम करने वाले एक हॉर्समैन यानी कि बहुत से छोटे से अस्तबल में घोड़ों को संभालने का काम करने वाले एक व्यक्ति हैदर अली के बारे में पढ़ा था। धीरे धीरे समय के साथ ये राजा भी जाते हैं दुनिया से और इनके मंत्री भी जाते हैं, और आने वाले जो राजा होते हैं वो कमज़ोर राजा साबित होते हैं, और ये हॉर्समैन जो होता है ये बढ़ते बढ़ते मिलिट्री कमांडर बन जाता है मैसूर की आर्मी का। ये सब होने के बाद जब मौका मिलता है और कमज़ोर राजा मिलते हैं तब ये हैदर अली रूलर बन जाता है मैसूर की रियासत का। सो विनीत तिवारी इज़ आ चुके हैं। हाय सर कह रहे हैं। हाय विनीत। देखते हैं हम हैदर अली के रूलर बनने के बाद मैसूर की रियासत में क्या चेंजेस आए थे। तो मराठा और निज़ाम दो खतरे थे मैसूर की रियासत पे, जो टाइम टू टाइम हमले किया करते थे मैसूर के ऊपर। एंड मराठा से निपटने के लिए हैदर अली ने इस ज़रूरत को महसूस किया कि उन्हें एक स्विफ्ट कैवलरी यानी कि एक तेज घुड़सवार सेना की ज़रूरत होगी, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद से निपटने के लिए उन्हें एक इफेक्टिव आर्टिलरी यानी कि तोपें और जो बड़े अमाउंट पे चीज़ें दूर तक मार करने वाली होती हैं इस तरह की गन्स, उनकी ज़रूरत होगी। और ये ज़रूरत महसूस करना भी एक एबिलिटी है एक ख़ास रूलर की। जो रूलर ये पहचान जाता है कि उसे कैसे अपनी समस्याओं का समाधान करना है, दैट इज़ नोन एज द गुड लीडरशिप क्वालिटी वाला रूलर, या फिर जिसके अंदर दूरदृष्टि है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए उन्होंने फ्रेंच की हेल्प ली, एक आर्म फैक्ट्री सेटअप की और आर्म्स एंड एम्युनिशन की सप्लाई को अपनी बढ़ाया। इसके साथ ही अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए उन्हें वेस्टर्न आधार पर ट्रेनिंग देना शुरू किया, और कुछ जगहों पर अपना जो एरिया था उसमें वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया। खासतौर पे साउथ इंडिया में जो पॉलीगार्स होते थे उनको दबाने का काम काफ़ी आसानी से हैदर अली ने इन सब के बाद किया। मीनवाइल जब वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहे थे और अपने इफेक्टिव आर्मरी बना रहे थे, उस टाइम पर मराठा लीडर होते थे माधव राव, और माधव राव मराठाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए समय समय पर मैसूर जैसी रियासतों पे लूटपाट मचाने के लिए आते थे। तो 64, 66 और 71 के टाइम पीरियड में माधव राव ने अटैक किया है मैसूर की रियासत पे और हैदर अली को लूटा है। और ये वो समय है जब अहमद शाह अब्दाली से मराठाओं ने डिफीट को फेस किया है पानीपत के थर्ड बैटल में, जिसके बारे में हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। और वो अब चूंकि थोड़े कमज़ोर हो चुके हैं फाइनेंशियली, इसलिए उन्हें ज़रूरत है ज़्यादा रिसोर्सेज की, और इसीलिए वो अपनी बगल की रियासतों में जिनमें मैसूर भी थी उन्हें लूटना शुरू करते हैं। और माधवराव की लीडरशिप में मराठाओं की काफ़ी ज़्यादा शक्ति थी मैसूर की जो रियासत है उसकी अपेक्षा। तो हैदर अली इसमें एक बेस्ट डील फाइनलाइज करते हैं विद मराठाज। वे मराठाओं से कहते हैं कि आपको मैं एक लार्ज सम ऑफ मनी यानी कि काफ़ी ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करूँगा, उसके बदले में आपको मुझे गारंटी देनी पड़ेगी कि आप मुझे बार बार नहीं लूटेंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मैं फुलफिल करूँगा। ये हैदर अली की एक टैक्टिक थी, एक स्ट्रेटजी थी। जब दुश्मन से आप नहीं निपट सकते हैं, कमज़ोर हैं, तो ऐसी डील कर लीजिए जिससे आपको कम से कम नुकसान हो, और हैदर अली ने यही किया। और फिर जब आपके भीतर वो क्षमता पैदा हो जाएगी, आप दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जब दुश्मन कमज़ोर हो, जैसा कि माधव राव की डेथ के बाद मराठा की शक्ति थोड़ी कमज़ोर हुई थी,
उसी मौके पर हैदर अली सीधे आक्रमण कर देते हैं मराठाओं पर 74 से लेकर 76 के बीच, और जितना भी उनका नुकसान हुआ था वाइल फाइटिंग विद द मराठास उसकी भरपाई कर लेते हैं और अपनी टेरिटरीज को भी कब्जा कर लेते हैं। ये सारा बैकग्राउंड हमने देखा था। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। ब्रिटिशर्स की जो महत्वाकांक्षा है आफ्टर गेनिंग द टेरिटरी ऑफ बंगाल, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ते जाती है और उन्हें ये समझ में आता है कि इंडिया में वो मिलिट्रीली बहुत सुप्रीम है, उनकी जो सेना की शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा है, उनके पास अच्छी आर्म्स हैं, और अब उनके पास बंगाल के आ जाने के बाद एक गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू भी आ चुका है। तो आफ्टर दैट निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ वो कुछ डील कर लेते हैं जो कि हैदर अली से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। हैदर अली उसी समय अपने जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं अपनी आसपास की रियासतों से, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, और इसमें पहला नंबर आता है नवाब ऑफ अरकाट, यानी कि अरकाट नाम की एक रियासत थी जो तमिलनाडु के आसपास थी। अगर आप समझ लें कि मैसूर इस तरीके से एक रियासत है, तो मैसूर के साउथ में है अरकाट। तो मैसूर की जो बाउंड्री है इसको लेके अरकाट में डिस्प्यूट था, यानी कि क्लियर बाउंड्री नहीं थी, जैसा कि आज के समय में भी कई सारे देशों में देखा जाता है। मैसूर आक्रमण कर देता है अरकाट पे, और अरकाट के को सपोर्ट है ब्रिटिशर्स का। इस तरीके से ब्रिटिशर्स आ जाते हैं पिक्चर में, और ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी की हुई है निज़ाम ऑफ हैदराबाद से, और यहाँ से मराठा ही मौजूद हैं एक खतरे के तौर पे मैसूर रियासत के अंदर, मैसूर रियासत के बगल में। तो हैदर अली इसमें जब अरकाट पे हमला करते हैं तो सबसे पहले वो निज़ाम को खुद के साथ मिला लेते हैं अपनी डिप्लोमेसी के तहत, और मराठाओं को न्यूट्रल रहने के लिए काफ़ी अमाउंट पे कर देते हैं। तो ये जो दो दुश्मन थे मैसूर के, उनको वो शांत कर देते हैं और अरकाट पे हमला कर देते हैं। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है जो अरकाट को संभाल रहा है वो हैं ब्रिटिशर्स। इनके साथ में हैदर अली की कोई डील नहीं होने की वजह से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि हैदर अली के पक्ष में सारी बातें जाती हैं और एक ट्रीटी ऑफ मद्रास की जाती है अंग्रेजों के द्वारा हैदर अली के साथ। इस ट्रीटी में जो सबसे मुख्य बात है जानने लायक वो ये है कि हैदर अली को प्रॉमिस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आने वाले समय में अगर मैसूर पे कोई भी हमला होगा तो ब्रिटिशर्स मदद करेंगे मैसूर की उस हमले से निपटने के लिए। और इसी ट्रीटी के उल्लंघन की वजह से शुरू होता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये हमने कल पढ़ा था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, एंड आफ्टर सम इयर्स सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू होता है। बिकॉज जब मराठा एक समय के बाद मैसूर पे आक्रमण करते हैं तब उनकी मदद करने के लिए ब्रिटिशर्स नहीं आते हैं, और इससे हैदर अली को काफ़ी धक्का पहुंचता है कि वो अपने समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं। दरअसल जो रिलेशन है बिटवीन मराठा एंड मैसूर, मैसूर यानी कि जो हैदर अली की रियासत है, और जो रिलेशन है बिटवीन निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर, ये रिलेशन वक्त के साथ साथ या जैसी भी सिचुएशन हो उस आधार पर बनते और बिगड़ते रहते हैं। अगर मराठाओं को कुछ गेन हो रहा है वाइल हैविंग रिलेशन विद मैसूर, फ्रेंडली रिलेशन रखकर, तो मराठा उनसे दोस्ती करेंगे। सिमिलरली अगर निज़ाम को कुछ फायदा हो रहा है मैसूर से दोस्ती रखकर, तो निज़ाम उनसे दोस्ती रखेंगे। लेकिन अगर मराठाओं को ज़्यादा फायदा हो रहा है मैसूर से दुश्मनी रखकर, तो मराठा मैसूर से दुश्मनी भी कर लेंगे। और सिमिलरली निज़ाम को अगर ज़्यादा फायदा दिखता है कि मैसूर के अगेंस्ट होने में हमें ज़्यादा फायदा है, तो सेम पॉलिसी निज़ाम भी अपनाते हैं, और ये तीनों ही एक ट्राई जंक्शन पे मौजूद हैं। तो ब्रिटिशर्स मैसूर पे अटैक क्यों नहीं किया, ये बात हम समझते हैं। देखिए, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ब्रिटिशर्स इस कंडीशन में अभी नहीं थे कि वो मैसूर पे हमला कर सकें, बिकॉज फ्रेंच आर्मरी और फ्रेंच आर्टिलरी की वजह से और एक डिसिप्लिन आर्मी होने की वजह से हैदर अली की शक्ति अपने एरिया में काफ़ी ज़्यादा थी। उसके अलावा जो ब्रिटिशर्स सोच रहे थे कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठाओं के साथ मिलकर हैदर अली पर आक्रमण करेंगे, वो भी हैदर अली ने उसे फेल कर दिया था उस पॉलिसी को, क्योंकि उन्होंने निज़ाम के साथ भी संधि कर ली थी और मराठाओं को भी अपने पक्ष में ले लिया था। इस वजह से एट दैट मोमेंट ब्रिटिशर्स ने एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी करने के लिए मजबूर हुए हैदर अली के साथ, और उसी ट्रीटी को बाद में जब सही मौका लगा तब ब्रिटिशर्स ने तोड़ दिया।
और उसी की वजह से हुआ है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की एक वजह तो है मराठाओं का हैदर अली पे आक्रमण करना, और दूसरा एक फ्रेंच पोजेसन यानी कि एक शिप जा रहा था मैसूर के लिए, उसको ब्रिटिशर्स ने उस पर कब्जा कर लिया और इसको हैदर अली ने अपनी अथॉरिटी पे चैलेंज की तरह लिया, और इसके तहत फिर लड़ाई शुरू होती है हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच। हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अंग्रेज़ों के पास रिच रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन हैदर अली भी किसी भी तरह से कमज़ोर व्यक्ति नहीं है। एक तो वो मिलिट्रीली इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, उन्होंने एक हॉर्समैन से लेके एक मिलिट्री कमांडर तक की पोस्ट संभाली है, तो उन्हें आता है कि कैसे सेना का मनोबल बढ़ाना है, कैसे सेना को डिसिप्लिन रखना है। दूसरा, वो एक शार्प एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक अच्छे डिप्लोमेट हैं, तो वो बाकी जो दुश्मन होते हैं, अपने बड़े दुश्मन से बचने के लिए वो अपने बाकी छोटे दुश्मनों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। इस वजह से हैदर अली से निपटने में ब्रिटिशर्स को मुश्किल आई थी, लेकिन अंततः ब्रिटिशर्स ही जीतेंगे। हालांकि ये प्रोसेस हमें देखना पड़ेगा कि इतना स्ट्रगल कैसे हुआ। हैदर अली ने सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में कर्नल बाइली को हराया और कब्जा कर लिया था कर्नाटिक रीजन में, जो कि आरकाट का एरिया है वहां। इसके बाद सर आयरकूट आते हैं और वो निज़ाम और मराठाओं को अलग कर देते हैं हैदर अली के अलायंस से, और फिर हैदर अली को डिफीट का सामना करना पड़ता है 1781 में। अब आप यहाँ पे सवाल उठा सकते हैं कि जब हैदर अली ने डिफीट का सामना किया तो हैदर अली के मैसूर की पूरी रियासत को कब्जा क्यों नहीं कर लिया ब्रिटिशर्स ने। तो यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि एक वॉर में, एक बैटलफील्ड में हैदर अली की हार हुई है और वो वापस लौट गए हैं अपनी रियासत मैसूर की तरफ। यहाँ इनकी शक्ति बहुत है, ये बैटलफील्ड में ये हार गए हैं लेकिन अभी ये बैक गए हैं, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स हैं, और ब्रिटिशर्स को भी अगर मैसूर की तरफ आक्रमण अब करना है तो उन्हें ज़्यादा फोर्स चाहिए, जो कि अभी ब्रिटिशर्स के पास उस एरिया में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन्हें आरकाट का रीजन भी संभालना है और निज़ाम और मराठाओं को भी संभालना है, क्योंकि वो भी किसी भी समय पलट सकते हैं। इस वजह से धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, एकदम से कोई भी ड्रास्टिक चेंज आपको नहीं दिखता है। तो 1781 में हैदर अली के हारने के बाद हैदर अली वापस से आते हैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर, और फिर कर्नल ब्रैथवेट या मिलिट्री कमांडर हैं जो ब्रिटिशर्स के, उन्हें अगवा कर लेते हैं और अंग्रेजों को हरा देते हैं उसी बैटलफील्ड में। तो इतने ज़्यादा शक्तिशाली है हैदर अली। इसके बाद होती है एक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर विच इज़ इन 1784, और इसका कारण है, हमने कल देखा था कि हैदर अली की डेथ हो जाना और उनके बेटे टीपू सुल्तान का आगे लड़ाई जारी करते रहने के पीछे उनकी मंशा नहीं रहती, क्योंकि कोई भी उसका पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलता है। इसलिए ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होती है, जिसमें ब्रिटिशर्स अच्छा खेल खेल लेते हैं कि वो ये साइन करवा लेते हैं टीपू सुल्तान से, और खुद भी उस पर एग्री कर जाते हैं कि जितनी भी टेरिटरी लूटी गई है उसे वापस कर दिया जाएगा, तब जाके पीस कायम की जाएगी। इस ट्रीटी में टीपू सुल्तान थोड़े से कमजोर साबित होंगे अंग्रेजों के मुकाबले, बिकॉज हैदर अली की डेथ हो चुकी है और टीपू सुल्तान 1 साल से लड़ाई कर रहे हैं, तो उनके जो रिसोर्सेज हैं लड़ाई के दौरान वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने एग्री कर लिया कि जो भी टेरिटरी पे हमने कब्जा किया वो वापस कर देंगे। इसके साथ ही सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का एंड हो जाता है, और अब हम बढ़ेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की तरफ और इसे ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क इट। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का बैकग्राउंड समझते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हुई थी। सो अ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन टीपू एंड द स्टेट ऑफ ट्रावनकोर। ट्रावनकोर एक रियासत थी, केरला से लगा हुआ इलाका समझ लीजिए। अगर ये मैसूर है तो इधर था आरकट और ये थी त्रावणकोर की रियासत। दिस इज ट्रावनकोर, दिस इज मैसूर एंड दिस इज आरकट। तो त्रावणकोर और टीपू के बीच एक डिस्प्यूट हो जाता है। त्रावणकोर हैड परचेज जलकोटल एंड कैन्ननौर, ये 2 जगहें हैं, 2 स्थान हैं इन द कोचीन स्टेट। यहीं केरला में लगे हुए 2 इलाके हैं बॉर्डरिंग मैसूर, वहाँ पर 2 इलाकों को त्रावणकोर परचेज कर लेता है कोचीन रियासत से। एक छोटी रियासत है बीच में कोचीन, उससे। एज कोचीन वॉज फ्यूडिटरी ऑफ टीपू, यानी कि कोचीन जो रियासत है वो अंडर आती थी टीपू सुल्तान के। टीपू सुल्तान उस रियासत के संरक्षण करते थे, वहाँ के राजा को भी प्रोटेक्शन देते थे, तो उसके अंडर आती थी।
He considered the act of Travancore as violation of his sovereign rights. ट्रावनकोर के द्वारा कोचीन रियासत की 2 जगहों को खरीद लेना विदाउट द परमिशन ऑफ टीपू सुल्तान, इससे नाराज हुए टीपू, क्योंकि जो रियासत से उन्होंने जमीन खरीदी थी वो जमीन एक तरह से टीपू सुल्तान के संरक्षण में आती थी, हालांकि उस जमीन पर एक दूसरा राजा राज करता था। सो इन अप्रैल 1790 टीपू डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ट्रावनकोर फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स। तो इन जगहों को फिर से रिकवर करने के लिए टीपू सुल्तान आक्रमण की घोषणा कर देते हैं। किसके साथ? ट्रावनकोर के साथ। अब इस पिक्चर में अंग्रेज कहां से आते हैं? तो ट्रावनकोर की जो रियासत है उसकी साइड आ जाते हैं ब्रिटिशर्स, बिकॉज ब्रिटिशर्स आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली हमेशा इस कोशिश में है कि उन्हें कोई ऐसा मौका मिले जब वो मैसूर पे कब्जा कर सके या मैसूर को अपने अंडर ले सके। तो ट्रावनकोर का सपोर्ट करके टीपू सुल्तान के अगेंस्ट आ जाते हैं ब्रिटिशर्स, और 1790 में टीपू डिफीटेड द इंग्लिश अंडर जनरल मीडोज। तो टीपू की आर्मी काफी अच्छी फाइट करते हुए जनरल मीडोज की आर्मी को हरा देती है, जो कि ब्रिटिश आर्मी थी, ट्रावनकोर की तरफ से लड़ रही थी। 1791 में फिर कॉर्नवालिस टुक द लीडरशिप एट द हेड ऑफ अ लार्ज आर्मी मार्च्ड थ्रू एम्बूर एंड वेल्लोर एंड फ्रॉम देयर टू सेरिंगपट्टनम। तो आपको अब एक बात और समझनी होगी, जब भी हम किसी बैटल या वॉर की बात कर रहे हैं तो ये जो बैटल्स और वॉर होते हैं ये लंबे समय तक भी चलते रहते हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर है इज गोइंग ऑन फ्रॉम मंथ्स, और ये अभी तक चल रही है, जबकि इतनी स्विफ्ट चीजें होती हैं आज के समय में, मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, तब भी महीनों तक कोई वॉर चल रही है। सो जो ये ट्रावनकोर की रियासत से संघर्ष था, ये भी एक उसका जो पलड़ा है या एक जो उसका लेवल है, वो तो टीपू जीत गए हैं फ्रॉम जनरल मीडोज, लेकिन जो फाइट है वो चल रही है अभी भी। छोटे छोटे ग्रुप्स में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, छोटे छोटे टाइम पीरियड में थोड़ा रेस्ट पीरियड लेने के बाद फिर से लड़ाई होती है। 1791 में कॉर्नवालिस के अंडर जो ब्रिटिश आर्मी आती है वो बहुत तेजी से अटैक करती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आती है, और वो एम्बूर, वेल्लोर से लेके बेंगलोर तक के इलाके जो कि मैसूर रियासत के भीतर आते हैं, उन पे अपना कब्जा करने लग जाती है, और आखिरकार सेरिंगपट्टनम की तरफ बढ़ती है, जो कि कैपिटल है उस समय के मैसूर की, टीपू सुल्तान की। ओके, कोयम्बटूर इज ऑल्सो फेल टू देम बट दे लॉस्ट इट अगेन एट लास्ट विद द सपोर्ट ऑफ मराठास एंड निजाम। द इंग्लिश अटैक सेरिंगपट्टनम फॉर द सेकेंड टाइम। तो ये बीच के हम जो माइन्यूट से जो विजय हैं, जो डिफीटेड होती हैं छोटी छोटी, उनके बारे में एक एक पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि एम्बूर और वेल्लोर के इलाके हैं जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के इलाकों में पड़ेंगे, से लेकर बेंगलुरु तक, जो कि अब मैसूर के अंदर का इलाका है, वहां तक कब्जा कर लिया कॉर्नवालिस ने। इसी के साथ ही तमिलनाडु के पास यानी कि आरकट के पास एक कोयम्बटूर नाम की जगह है, वहां भी कब्जा कर लेते हैं अंग्रेज, लेकिन बाद में वो हार जाते हैं टीपू से उस बैटल में। लेकिन लेटर ऑन मराठा और निजाम को अपने साथ मिलाकर फिर से वो प्लानिंग करते हैं कि मैसूर की रियासत पे अटैक किया जाएगा। टीपू ऑफर्ड सीरियस अपोजिशन बट द ऑड्स वर अगेंस्ट हिम, कॉन्सिक्वेंटली ही हैड टू पे हेविली अंडर द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। तो टीपू जब निजाम ऑफ हैदराबाद, मराठा और अंग्रेज मिलकर हमला कर रहे हैं तो उनसे निपट नहीं पाते हैं, पहली चीज तो ये है। और दूसरी बात यह है कि टीपू सुल्तान के भीतर उस तरह की एबिलिटीज नहीं थी जैसे कि हैदर अली के भीतर थी, तो वो अपने दुश्मनों को साइडलाइन नहीं कर पाते हैं किसी बड़े दुश्मन से लड़ने से पहले। तो जब तीनों के तीनों दुश्मन एक साथ मिलकर अटैक करते हैं तो इसका परिणाम ये होता है कि टीपू को फिर बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है, और इस हार के तहत उन्हें एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है जिसमें उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। तो उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। सेरिंगपट्टनम इज द कैपिटल ऑफ दैट टाइम ऑफ मैसूर सिटी। 1792 में ये ट्रीटी होती है। तो देखते हैं इस ट्रीटी में क्या होता है। आई होप अभी तक आपको जो हमने देखा है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, इसके बारे में सारी बातें समझ में आई होंगी। इसकी शुरुआत होती है ट्रावनकोर से डिस्प्यूट अराइज होने के बाद और ट्रावनकोर के सपोर्ट में अंग्रेजों के आने के बाद, और अंग्रेज, निजाम और मराठा मिलकर
फिर हरा देते हैं टीपू को और एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी करवाते हैं उनसे। तो व्हाट आर द conditions under the Treaty of Seringapatam? Under this treaty, nearly half of the Mysorean territory was taken over by the victors. victors कौन कौन है यहाँ? victors हैं मराठा, victors हैं निजाम ऑफ हैदराबाद एंड victors हैं ब्रिटिशर्स। इन तीनों ने आपस में बांट लिया है मैसूर की लगभग आधी टेरिटरी को। अगर ये मैसूर है तो इसमें ये इलाका मराठवाड़ा का मान लीजिए, यहाँ मराठा है, मराठा इससे जुड़े हुए इलाकों को अपने अंडर ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ है निज़ाम, पड़ोस का राज्य निज़ाम ऑफ हैदराबाद, यहाँ पर हैदराबाद रियासत है जिसमें निज़ाम होते हैं। ओके, निज़ाम कोई जगह नहीं है, निज़ाम एक पोस्ट है। तो ये अपने से लगे हुए इलाकों को ले लेंगे। ये इलाका निज़ाम के अंदर चले गया, हैदराबाद के निज़ाम के अंदर। और आरकट या त्रावणकोर के पास से आए थे अंग्रेज, तो ये त्रावणकोर ना बोल के हम इसे ब्रिटिशर्स ही बोल देते हैं क्योंकि इनका सपोर्ट ब्रिटिशर्स कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने ले लेंगे मैसूर का ये हिस्सा जो इस सीमा से लगता है। कुल मिला के जो बड़ा सा मैसूर था उसका केवल यही हिस्सा बचा रह जाता है टीपू के पास, और बाकी हिस्से ये लोग आपस में बांट लेते हैं। ये एक भारी नुकसान है पहली बार जो है मैसूर की रियासत को इन अ बैटल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इलाके किस किस के पास गए हैं। तो बारा महल, डिंडीगुल और मालाबार का इलाका जाता है ब्रिटिशर्स के पास, यानी कि जो साउदर्न मैसूर का इलाका है, यही है तीनों इलाके, वो जाते हैं ब्रिटिशर्स के पास। मराठास गॉट द रीजन्स सराउंडिंग द तुंगभद्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तुंगभद्रा रिवर यहीं बहती है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। इस रिवर की ट्रिब्यूटरी का इलाका, यानी कि यही इलाका जो मराठवाड़ा से लगा है, ये जाता है मराठाओं के पास, तुंगभद्रा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास का इलाका। Nizam acquired the areas from Krishna to beyond the Pennar। कृष्णा और पेन्नार रिवर जो कि आंध्र प्रदेश के आसपास बहती हैं महाराष्ट्र से होते हुए, उनके इलाके, यानी कि इस मैप के अनुसार यही जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला इलाका है मैसूर रियासत का, वो चले जाता है निज़ाम के पास। तो आई होप आपको मैप से भी कुछ कुछ समझ में आया होगा, और दीज आर द फैक्चुअल डेटा अबाउट दैट। ये कुछ होता है सेरिंगपट्टनम की संधि में, सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी में। न सिर्फ मैसूर अपनी हाफ द टेरिटरी खोता है, बल्कि इसके बाद उसे एक वॉर डैमेज यानी कि युद्ध करने के एवज में जो क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं और वो पक्ष जीत गया तो वो आपसे जो नुकसान हुआ है लड़ाई करने के दौरान उसकी मांग करेगा, उसका डैमेज आपको ही देना पड़ेगा बिकॉज आप हारे हैं। तो बिसाइड्स अ वॉर डैमेज ऑफ 3 करोड़ रुपीज वॉज ऑल्सो टेकन फ्रॉम टीपू। हाफ ऑफ द वॉर इंडेमनिटी, यानी कि यही 3 करोड़ रुपीस का जो आधा हिस्सा है, यानी कि वॉर की जो क्षतिपूर्ति वाला हिस्सा, इंडेमनिटी उसे कहते हैं, वॉज टू बी पेड इमीडिएटली, यानी कि 1.5 करोड़ रुपया अभी तुरंत पे किया जाएगा टीपू के द्वारा। वाइल द रेस्ट वॉज टू बी गिवन इन इंस्टॉलमेंट्स, बाकी का 1.5 करोड़ इस समय यदि टीपू सुल्तान नहीं दे सकते तो उन्हें धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पे करना पड़ेगा। ये ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी की थी। और इंस्टॉलमेंट्स में वो क्यों पे करेंगे आने वाले टाइम में? बिकॉज फॉर विच टीपूज 2 सन्स वर टेकन एज हॉस्टेजेस बाय द इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेजों ने टीपू के 2 बेटों को अपने अंडर ले लिया और अपने साथ ले गए जब तक कि टीपू बची हुई जो वॉर इंडेमनिटी है उसको पे नहीं कर देते। ओके, दिस इज द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। ये एरिया, ये मैसूर की रियासत थी। दोबारा से मैं यहाँ पे मैप बना देता हूँ। आई होप आपको पूरा मैप नहीं दिख पाया होगा बिकॉज ऑफ माई इमेजेस कवरिंग दैट पोर्शन। तो फिर से हम बता देते हैं कि कुछ एरियाज थे। हाफ ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द मैसूर स्टेट वाज distributed among the victors, and the victors are Marathas, Nizam and Hyderabad, Nizam of Hyderabad and Britishers। तो कुछ इस तरह से हमने देखा था, एक बार फिर देख लेते हैं कि अगर सपोज दिस इज द मैप ऑफ द मैसूर रियासत,
इसके इस हिस्से से जुड़ा हुआ है मराठाओं का रीजन। अगर हम समझें ये अपर पोर्शन होगा, बट यहाँ भी मैंने इसको दिस डायरेक्शन में कर दिया, ये ऊपर की तरफ होगा। तो मराठा यहाँ है, इस वाले हिस्से से बाउंड्री लगती है हैदराबाद की जहाँ निज़ाम है, और ये जो साउदर्न हिस्सा है यहाँ से कवर करते हैं ब्रिटिशर्स। यहाँ त्रावणकोर और आर्कट की रियासतें हैं। सो आफ्टर द वॉर मराठा ने ले लिया है ये वाला इलाका जो तुंगभद्रा रिवर बहती थी यहाँ से, और उसके ट्रिब्यूटरीज का इलाका। दिस इज ऑल टेकन बाय दी मराठास। तो मैसूर का इतना हिस्सा मराठाओं के पास चला गया है। कृष्णा एंड पेन्नार रिवर जहाँ बहती हैं, यानी कि आंध्रा और महाराष्ट्र का रीजन मैसूर रियासत से लगा हुआ, ये चला गया है निज़ाम ऑफ हैदराबाद के पास। एंड द साउथ ऑफ द मैसूर विच कवर्ड दिस पोर्शन, जो जिसमें डिंडी, गुल, मालाबार एंड बारामहल जगह आती है, दिस पोर्शन इज गॉन टू द ब्रिटिशर्स। ये हिस्सा चला जाता है ब्रिटिशर्स के पास। ओके, तो बचा हिस्सा रह जाता है मैसूर की रियासत के पास, दैट इज हाफ ऑफ इट्स टेरिटरी रिमेन्ड। ये थी सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी। इसके अलावा 3 करोड़ रुपीज इन वॉर इंडेमनिटी या वॉर डैमेज पे करना पड़ता था टीपू को, जिसका हाफ उन्हें अभी पे करना था, एंड दी हाफ विल बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। टीपू के बच्चों को किडनैप कर लिया, बिल्कुल टीपू के बच्चों को उन्होंने किडनैप करके अपने पास रखा। जब तक कि टीपू पूरा का पूरा अमाउंट पे नहीं करेंगे तब तक टीपू के दोनों बेटे इनके पास रहेंगे, एज जेल में रहेंगे या कैप्चर करके रहेंगे। दिस इज द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। ओके, तो इतना सब कुछ हो चुका है उस रियासत के साथ जिसमें पहले हुआ करते थे हैदर अली, जिन्होंने काफ़ी मजबूती से संभाल रखा था मोर्चा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और जैसे ही उनकी डेथ होती है हमें देखने को मिलता है कि जो रियासत है उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और किस तरह से सारे दुश्मन इकट्ठा होकर मैसूर की रियासत के साथ उस पर कब्जा करने लगते हैं, उसको बांट देते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। इसका बैकग्राउंड समझते हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर यहाँ पर एंड होता है 1792 में एक ट्रीटी के साथ, और 1799 आते आते फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर आ जाएगा, और दिस इज द फाइनल वॉर। इसके बाद मैसूर पे कब्जा हो जाएगा ब्रिटिशर्स का। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ था। द इंग्लिश एज वेल एज टीपू सुल्तान यूज्ड द पीरियड 1792 to 1799 to recoup their losses. Tipu fulfilled all the terms of Treaty of Seringapatam and got his sons released. टीपू सुल्तान ने 1799 का पीरियड आते आते रेस्ट ऑफ द वॉर डैमेज भी पे कर दिया, यानी कि पूरा का पूरा 3 करोड़ रुपया अब टीपू पे कर चुके हैं जो भी ब्रिटिशर्स हैं उन्हें। हाँ, टीपू के फादर को रॉकेट कहते हैं, उन्हें जाना जाता है बहुत सारे नामों से। हैदर अली, बिकॉज आपको पता है कि हैदर अली के अंदर कितनी एबिलिटीज थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे हुआ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। 1.5 करोड़ रुपीज पे कर चुके थे टीपू इमीडिएटली, एंड रिमेनिंग 1.5 करोड़ रुपीज उन्होंने 1792 से 99 के बीच में पे कर लिए। इस दौरान जब वो उन्हें इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट दे रहे थे तब टीपू ये भी कोशिश कर रहे थे कि वो अपने जो नुकसान है उनकी भरपाई करते हुए दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लें। एंड आफ्टर पेइंग ऑल द वॉर डैमेजेस टू द ब्रिटिशर्स, उनके जो बेटे हैं उनको रिलीज कर दिया गया और वो वापस आ गए टीपू सुल्तान के पास। 1798 में मीनवाइल लॉर्ड वेलेजली सक्सीडेड सर जॉन शॉर एज द न्यू गवर्नर जनरल। तो भारत में नए गवर्नर जनरल बनकर आते हैं लॉर्ड वेलेजली, जो कि सर जॉन शॉर के बाद थे। An imperialist to the core, Wellesley was concerned about Tipu's growing friendship with the French and aimed at annihilating Tipu's independent existence or force him to submission through the system of subsidiary alliance. Subsidiary alliance एक खास तरह का alliance होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Wellesley जिन्हें जाना जाता है अपनी imperialist policies के तहत, यानी कि वो अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, उसे एक्सपेंड करने के लिए ही आए थे इंडिया में। तो उनकी नज़र जब इस एरिया पे पड़ी है और यहाँ जब टीपू की फ्रेंडशिप उन्होंने देखी, ग्रोइंग फ्रेंडशिप फ्रेंच के साथ होती हुई, तो उन्हें खतरा इसमें महसूस हुआ और उन्होंने कोशिश की कि किस तरह से वो टीपू की रियासत को अपने कब्जे में ले लें किसी भी तरीके से। और एक सब्सिडरी अलायंस नाम का एक पॉलिसी थी उनकी, उसके तहत उन्होंने सोचा था कि वो टीपू की रियासत को अपने अंडर ले लेंगे।
So the charge sheet against Tipu mentioned that he was plotting against the English with the Nizam and the Marathas, and that he had sent emissaries to Arabia, Afghanistan, Kabul, Zaman Shah, and also to the Isle of France, which situated in Mauritius, and Versailles, with troublesome intent. So टीपू's explanation did not satisfy वेलेज़ली. वेलेज़ली ने ये आरोप लगाया था टीपू पे कि उन्होंने वो निज़ाम और मराठाओं के खिलाफ एक वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक प्लान बना रहे हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं निज़ाम के साथ मिलकर और मराठाओं के साथ मिलकर। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे अपने मैसेंजर्स भेजे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में भी, सऊदी अरेबिया में, अफ़गानिस्तान में, काबुल में, और ज़मान शाह जहाँ के शासक थे गुजरात के आसपास का इलाका, वहाँ भी उन्होंने अपने बहुत सारे मैसेंजर्स भेजे हैं ताकि उन्हें शक्ति मिल सके ब्रिटिशर्स को हराने की और ये सारी कंट्रीज उनकी मदद कर सकें। इसके अलावा फ्रांस की जो मॉरिशस में सेटलमेंट था, मॉरिशस पे फ्रांस का कब्जा था, तो वहाँ जो फ्रांस के अधिकारी बैठते थे उनको भी इन्होंने बात किया, और जो वर्सिलीज यानी कि इटली के पास फ्रांस के पास ही जो जगह है, फ्रांस में एक जगह है वर्सिलीज, वहाँ भी इन्होंने अपने मैसेंजर्स भेजे हैं। ये आरोप लगाए गए हैं ब्रिटिशर्स द्वारा टीपू पे, और टीपू ने हालांकि इन देशों से कांटेक्ट किया था, बट टीपू एक बहुत ब्रॉडर वे में काम करते थे। उन्हें अपनी आर्मी को सिक्योर करना था, अपनी आर्मी के लिए मॉडर्नाइज करना था, इसके साथ ही उन्हें ट्रेड बढ़ाना था मैसूर का। तो सिर्फ यही वजह नहीं थी कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, बल्कि वो अपनी जो मैसूर रियासत है उसके डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने इतने सारे देशों के साथ अपने संबंध बनाए हुए थे, मगर उनका फ़ायदा उठाकर वेलेज़ली उन पर आरोप लगाते हैं और युद्ध की घोषणा कर देते हैं अगेंस्ट मैसूर इन अप्रैल 1799। और ये जो वॉर है ये अप्रैल से लेके मई तक चलता है, काफ़ी कम समय में ये ख़त्म हो जाता है, जैसे ही राजधानी ऑफ मैसूर यानी कि कैपिटल ऑफ मैसूर सेरिंगपट्टनम में लॉस का सामना या हार का सामना करना पड़ता है। Tipu was defeated first by English General Stuart, then by General Harris. Arthur Wellesley, the brother of Lord Wellesley, also participated in the war. The English were again helped by the Marathas and Nizam. Marathas had been promised half of the territory of Tipu, and Nizam had already signed the subsidiary alliance. तो मराठा और निज़ाम को अपने साथ मिलाकर ब्रिटिशर्स टीपू को हरा देते हैं, और इस तरह से फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का एंड होता है। इसके बाद जो भी ट्रीटीज़ हुई हैं या जो भी मैसूर के साथ बर्ताव किया गया है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे कल की क्लास में, और कल हम फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर को फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, सब्सिडरी अलायंस के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। सो आई होप आज की क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके क्वेश्चंस के भी हमने समाधान किए होंगे। इसी तरह से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन पे दें, हम उन्हें देखकर आंसर करने की कोशिश करेंगे। So till then, all the best for your preparation. We will meet tomorrow. Bye bye.